पहली बार बसपा प्रमुख ने पार्टी पदाधिकारियों से कहा, यूपी में इस साल होने वाले शहरी निकाय 2024 के चुनाव की भी तैयारी करें। बसपा सुप्रीमो मायावती लखनऊ में करारी हार के बाद पहली बार समीक्षा कर रही थी। उस समीक्षा में उत्तर प्रदेश के सभी पूर्व प्रत्याशी एवं कोऑर्डिनेटरों को बुलाया गया था। ये पहला मौका था जब अपनी करारी हार के लिए मायावती ने एक बहुत बड़ी समीक्षा के आधार पर मीटिंग तो बुलाई, लेकिन समीक्षा ली नहीं, समीक्षा देकर चली गई और ये कहा कि भाजपा ने ये प्रचार किया था कि मुझे राष्ट्रपति बनाया जाएगा, जो कि पूरी तरह से गलत है। प्रदेश में 3 नए प्रभारी भी बनाए गए और सारे सेक्टर प्रभारियों और कोऑर्डिनेटरों का पद समाप्त कर दिया गया है और अपने भतीजे को यानी आकाश को राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बनाया गया। इसके अलावा प्रदेश में 3 नए प्रभारी बनाए गए। विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त के बाद बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने संगठन में बड़ा बदलाव किया है। सेक्टर व्यवस्था और भाईचारा कमेटी व्यवस्था को पूर्ण तरह खत्म कर दिया है। मायावती के भतीजे आकाश आलम को पार्टी का राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। बसपा के संगठनात्मक में बदलाव करते हुए मंडलीय व्यवस्था खत्म करते हुए जोनल व्यवस्था लागू कर दी है और इसके साथ ही नई व्यवस्था में 3 प्रभारी बनाए गए, जिनमें मुल्काद अली, राजकुमार गौतम और डॉक्टर विजय प्रताप शामिल हैं। इसी तरह कार्यकारिणी सारी भंग कर दी गई है और जबकि प्रदेश अध्यक्ष का पद भीम राजभर को बरकरार रखा गया है। एक अन्य महत्वपूर्ण घटनाक्रम के तहत बसपा में शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली की वापसी भी हो गई है। वर्ष 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में गुड्डू जमाली को आजमगढ़ से उपचुनाव भी लड़ाने का निर्णय लिया है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने रविवार को पार्टी कार्यालय में प्रदेश स्तरीय बैठक बुलाई थी। इसमें विधानसभा चुनाव में हुई करारी हार की समीक्षा की गई। समीक्षा में सभी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के साथ सेक्टर प्रभारी, जिला अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष के साथ भाईचारा कमेटी के सदस्यों को बुलाया गया था। मायावती ने बैठक में विचार विमर्श करने के बाद सेक्टर प्रभारी और भाईचारा कमेटी को भंग कर दिया। लेकिन हम आपको एक बात और बताना चाहते हैं, वो ये, क्या आरपीआई बनाम बसपा? मित्रों, हमारी पीढ़ी आरपीआई और बसपा के उत्थान व पतन से अच्छी तरह परिचित है। दोनों पार्टियों का गठन उन महापुरुषों ने किया जिनके त्याग और योग्यता से बहुजन समाज ही नहीं बल्कि पूरा विश्व परिचित है। लेकिन दोनों दलों का पतन उन महापुरुषों के विश्वसनीय शिष्यों के स्वार्थ व अयन के कारण हुआ। 1971 में बीपी मौर्य कांग्रेस में चले गए। हापुड़ सामान्य सीट से सांसद चुने गए। कांग्रेस ने उन्हें भारी उद्योग राज्य मंत्री का दर्जा भी दिया। बीपी मौर्य आरपीआई में रहकर दहाड़ते रहे, लेकिन कांग्रेस में आकर मिमियाने लगे। उनकी भाषा शैली बदल गई। यही हाल जनसंघ में संघप्रिय गौतम का हुआ। आरएसएस गवई राज्यपाल बन गए। इसी तरह आरपीआई उत्तर भारत से खत्म हो गई। हर नेता की जनता की निगाह में एक छवि बन जाती है, दबंग, धाकड़ू या दब्बू। हर नेता की एक भाषा शैली होती है। 2003 तक बहन जी भाषण शैली अलग थी। उस समय बहन जी के निशाने पर मनुवाद व ब्राह्मणवाद होता था। बाद में बहन जी ने जैसे ही बहुजन विचारधारा को छोड़कर सर्वजन और सर्वजन हिताय को अपनाया, भाषा शैली ही बदलती चली गई। बहन जी हमेशा लिखा हुआ भाषण पढ़ने लगी। कहीं गलती से भी मनुवाद के खिलाफ कुछ न बोल दे तो भाजपा मनुवाद के विरुद्ध संघर्ष समाज के सम्मान को बहाल करने के लिए बनी। वो अब मनुवाद की ही पैरवी करने लगी। जहां मानवन ने अपने परिवार को बसपा से अलग रखा, वहीं बहन जी ने अपने भाई भतीजों को पदाधिकारी बना दिया। साहब के बीमार होते ही बहन जी ने यूपी के बाहर के नेताओं पर दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश आदि जो साहब के सीधे संपर्क में थे को एक एक कर पार्टी से बाहर कर दिया। पार्टी सिमट कर यूपी तक रह गई। उन्होंने यूपी से बाहर बसपा के किसी भी जड़ से जुड़े बहुजन नेता को आगे नहीं बढ़ने दिया, जिससे पार्टी पर कब्जा करने में उन्हें आसानी हो गई। पार्टी की सुप्रीमो बनने के बाद यूपी के जो मिशनरी साथी साहब के संपर्क में थे, उन्हें भी बेइज्जत कर निकाला गया। समझ नहीं आया कि 2007 का चुनाव बसपा ने बहुजन हिताय के सिद्धांत पर जीता था, फिर सर्वजन हिताय को क्यों अपनाया।
ये सबसे बड़ा सवाल है। इससे पार्टी में मनवादी विचारधारा का चलन बढ़ा। हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है का नारा पार्टी की ओर से प्रचलित हुआ। इससे बहुजन समाज में गुस्सा बढ़ा। बहुजन विचारधारा को मानने वाले मिशनरी साथियों और पार्टी कार्यकर्ताओं का बसपा से मोह भंग होने लगा। सुश्री मायावती जी द्वारा मनमाने फैसले लिए गए। ब्राह्मण नेताओं को कहने पर जड़ से जुड़े बहुजन नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। केवल ब्राह्मण वोटों के लिए बहुजन वोटों को छिटक जाने दिया गया। साहब ने जो बहुजन समाज बनाया था वो केवल एक जात पर सीमित कर दिया। जब समाज में इनके खिलाफ आवाज़ उठाई गई तो बसपा कार्यकर्ताओं को सत्ता की दलाली मिलित थे के द्वारा गाली दी गई। होना तो ये चाहिए था कि कार्यकर्ता समाज की आवाज़ बहन जी तक पहुंचाते, लेकिन बहन जी के सामने किसी भी कार्यकर्ता की इतनी हिम्मत नहीं हुई जो मुंह खोल सके। अगर कभी किसी ने समाज की आवाज़ उठाई तो उसे बेइज्जत कर बाहर निकाल दिया गया। रूटर की जगह पैराशूटरों को टिकट बेचे गए। ये कुछ कारण रहे जिनकी वजह से समाज का विश्वास बहन जी के ऊपर उठता गया और ये इन्होंने सीख नहीं ली और इसी तरह लगातार अब 2022 का चुनाव भाजपा को नहीं सपा को हराने के लिए लड़ा गया। किसी भी नेता के ऊपर से जब जनता का विश्वास उठ जाता है तो उसे पुनः बहाल नहीं किया जा सकता। बसपा में कोई भी सेकंड लेवल लीडरशिप नहीं है। पिछले 20 वर्ष से पार्टी ने सेकंड लाइन नेतृत्व बनाया ही नहीं और अब सेकंड लाइन की लीडरशिप तैयार नहीं की जा सकती, क्योंकि ये एक सतत प्रक्रिया होती है। ये कोई कृषि की फसल नहीं होती जिसे इतनी जल्दी व आसानी से तैयार की जा सके। ये बहुजन राजनीति का संक्रमण काल है। जिस तरह आरपीआई का विकल्प साहब ने बसपा के रूप में खड़ा किया था, उसी तरह कुछ समय बाद बसपा का विकल्प भी तैयार हो जाएगा। बसपा की हार पर कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि ऐसा ही होना था। सत्ता के लालच में बसपा मिशन को खत्म कर चुकी और अपनी मूल मिशन यानी मूल विचारधारा से बसपा अलग हो चुकी है। दिशाहीन राजनीति का पतन निश्चित रूप से होता ही है। हाँ, सत्ता के स्वार्थ में जिस तरह मानवर द्वारा खड़ा किया गया बहुजन समाज आंदोलन को बर्बाद किया गया है, उसका ही बहुत दुख है। और समाज में आखिर उन नेताओं का क्या होगा जो आज तक जय भीम नमो बुद्धाय कहकर अपनी क्रिया को चलाते और सतारते थे और सीना फुला कर चलते थे। आज फिर इन्होंने एक समीक्षा बैठक की और इस बार फिर इन्होंने हिंदू समाज को कैडर से जोड़ना होगा, उन्होंने ये भी बताया। उनका ये भी कहना है कि इस बार स्थानीय निकाय चुनाव के साथ साथ उपचुनाव भी बसपा लड़ेगी, इसके लिए तैयारी शुरू कर दें। यानी कि कुल मिलाकर इस समीक्षा बैठक में किसी प्रकार की ना तो सुझाव लिए गए, ना कोई विशेष समीक्षा की गई और अपनी ही बातों को बहुजन समाज के लोगों पर, उनके प्रत्याशियों पर लाद दिया गया। आखिर इस तरह का आदेश कब तक ढोएंगे लोग, ये पूछता है न्याय चक्र।